हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने अगले क्लास से। तो जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड किए हैं। आशा करता हूं उनसे आपको कुछ सीखने को, उससे आपको कुछ जज्बा मिला होगा फ्यूचर में करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने पहला वीडियो जो डाला था उसमें आपको ये भी गाइड किया था कि आप क्या स्ट्रीम चूज करें, क्या बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्यों स्ट्रीम को चूज करें, राइट। तो चलिए आज हम अपने अगले क्लास से शुरू करते हैं, जो कि आज मैं लूँगा अकाउंटिंग का क्लास। बेसिकली ये क्लास नहीं है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर एक ये वीडियो है, जो कि हमें 11, 12 और साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्सेज के फाउंडेशन या ये एंट्रेंस एग्जाम में हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक पुलिस हमारा जो रोड है, रोड सिस्टम है, जो गाड़ी घोड़ा जो चलता है रोड पे, उसके एक स्मूथ फ्लो में हमें हेल्प करते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हुए वो क्या करते हैं कि हमें अकाउंटिंग, उसके मेंटेनेंस, उसमें कैसे पोस्टिंग होता है, कैसे एंट्री होता है, वो सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जनरली ये कुछ मैं आपको बता दूं, ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अजम्पशंस होते हैं, जैसे कई जगह आप लोग डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे कि अब हमें डेप्रिसिएट करना है कोई भी एसेट को, तो उसमें हमें अजम्पशन लगाना पड़ेगा। उसमें देखिए कई तरह के डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं। एक होता है सिंगल ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ओके, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कौन सा मेथड वो एसेट में सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, हमें वो अजम्पशन लगाना पड़ता है। या कितना बैड डेट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आई होप आप लोग जानते होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी एक अजम्पशन है। ये हम लोग जो पिछले मतलब हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो चलते आ रहा है कि हाँ इतना मोटा मोटी 2% के हिसाब से मेरा बैड डेट होगा या 3% के हिसाब से मेरा बैड डेट होगा बिजनेस में, हम लोग उस हिसाब से वो चलाते रहते हैं, उसके हिसाब से प्रोविजन बनाते रहते हैं, ओके। और साथ ही साथ ये कुछ प्रिंसिपल्स पे भी आधारित है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी रहते हैं, जैसे कि एक प्रिंसिपल है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मतलब एक्रूअल प्रिंसिपल बोलेंगे कि जैसे ही खर्चा या तो अर्न हो या तो मतलब उस खर्चे का वो ड्यू डेट आ जाए कि हमें, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट करना है, हर महीने के 1 तारीख को मैं वो इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ। हमें क्या करना रहता है कि वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को, अक्रूवल प्रिंसिपल को मान के चलना पड़ता है अकाउंटिंग में। और सिर्फ खर्चा ही नहीं, इनकम भी, ओके। वैसे ही प्रूडेंस प्रिंसिपल भी होता है, जो कि आप धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाइए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हमने मोटा मोटी कर लिया, ये पढ़ लिया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ये होता है बेसिक रूल, अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स पे हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। तो मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है स्मूथ फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, जो पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में,
वो सारा एक स्मूथ प्रोसेस से चले, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि हाँ ऐसा एंट्री आया, क्या एंट्री करना है, या ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो पहला हो गया हम लोग का स्मूथ फ्लो। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कुछ नोट्स मैंने बनाया है आप लोग के लिए, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में, वीडियो एडिट करने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ। तो दूसरा होता है स्मूथ फ्लो के बाद प्रिपरेशन। अब आप पूछिएगा क्या चीज़ का प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऑफ बुक्स। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ लेजर। काफ़ी सारे हम लोग अकाउंट्स के लेजर मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बुक्स के अंदर ही आ जाएंगी। एक टाइप से देखा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें आ जाती है। कैश फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। तो अब पूछिएगा आप लोग क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग? तो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रूल्स, regulations that are all required by all type of business entities। देखिए जैसे कि मैं बताया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, कैसे बुक्स को बनाना पड़ता है, कैसे बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है, कैसे उसका फॉर्मेट रहेगा, वो सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफॉर्मली फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग यूनिफॉर्मली कोई भी बुक्स या कोई भी अकाउंटिंग हम लोग कैसे कर पाएंगे, राइट? तो ये थे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग चाहे तो इसे पॉज करके आप अपने बुक में, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये जस्ट एक आपका शॉर्ट रिवीजन वीडियोस रहेगा, जो कि आपके कंसेप्ट को और क्लैरिटी देगा। आपके एग्जाम्स के टाइम आपको ये छोटा छोटा वीडियो, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो रहेगा मेरा, मैक्स टू मैक्स, ये सब आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपको सपोज कि सीए फाउंडेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ में, किसी कॉन्सेप्ट में कि क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मेरा ये वीडियो खोलिए, आप आराम से सारी चीज़ों को A to Z पाइएगा इस वीडियो में। तो क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी गेन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। मैं हेडिंग दे देता हूं, सॉरी ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया। डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है? तो चलिए, जैसे कि मैं बताया कि ये रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशन इसके अंदर आते हैं, अब चलिए उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला चीज आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए आप लोग ये क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, क्लास 12 के भी थ्योरी में था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ये सपोज कर लिए BO बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये पर्सन, ये दोनों जो हैं, दोनों
अपने अलग अलग एंटिटी हैं। जैसे कि आपने एक ये भी कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कंपनी कंपनी का जो लाइफ है वो इंडेफिनिट होता है, उसका परपेचुअल सक्सेशन होते रहता है। वो कोई भी ओनर आए कोई भी जाए, उससे बिजनेस को, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहेगा। अब जैसे सपोज करिए ये है पीयूष, ओके। अब इसके बेटे हैं दो, आयुष और एक है विशाल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब पीयूष का उम्र हो गया, वो बेचारे गुजर गए, ही डाइड। तो उससे इनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके इनके बिजनेस एंटिटी या जो बिजनेस खड़े करके गए होंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये अब चाहे तो जाके आयुष चला सकता है, विशाल चला सकता है, या दोनों मिलके भी चला सकते हैं। इनके रहने नहीं रहने से बिजनेस पे इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, कुछ हो सकता है कि इनका मैनेजमेंट स्किल्स कुछ होगा, इनका ओनरशिप स्किल्स कुछ होगा, इनका रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स कुछ होगा, जिसके वजह से वो ये लोग जितना सक्सेसफुल बनाए या बना पाते उससे ज्यादा ये सक्सेसफुल बना के गए होंगे, वो एक अलग चीज है। बट बिजनेस तो खत्म नहीं हुआ ना मेरा। अगर बिजनेस इन फ्यूचर खत्म होगा भी तो ये लोग का मिसमैनेजमेंट या ये लोग का कोई गलती से खत्म होगा, इनके मरने या नहीं रहने से खत्म नहीं हुआ। तो ये था हम लोग का पहला कंसेप्ट, बिजनेस कंसेप्ट, ओके। अब चलिए मैं आता हूं अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे, जो कि मैंने आपको भी एग्जांपल पे भी बताया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो आप लोग में से कई जन जानते होंगे ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता क्या है, बहुत जन को कंफ्यूजन होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया कि जब भी रेवेन्यू हो या तो फिर एक्सपेंस हो, जब भी या तो वो हमें मिले या हमें पेमेंट करना हो, तब उसका एंट्री बुक्स में होता है, या तो जब कि वो अक्रू हो जाए। अक्रू मतलब या तो वो ड्यू हो जाए या तो अर्न हो जाए। जैसे कि सैलरी, मेरा सैलरी जो है 1 तारीख को कंपनी का लाइबिलिटी बन जाता है कि मैंने पूरा महीना ये काम कर लिया, अब मुझे 1 तारीख को पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन कई सारे कंपनी में क्या होता है, 1 तारीख को पैसे नहीं मिलते। किसी किसी यहाँ 30 तारीख 31 तारीख को ही मिल जाता है, किसी किसी यहाँ सप्ताह दिन 10 दिन का टाइम लगता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में। लेकिन जो कंपनी है वो जो सैलरी का जो एक्सपेंस है वो बुक कब करेंगे, वो बुक करेंगे 31 तारीख या 30 तारीख को, क्योंकि मेरा जो सैलरी जो है वो ड्यू हो रहा है 30 तारीख को, दिन खत्म हुआ वो ड्यू हो गया पूरा महीना का कंपनी के लिए। तो बुक उन लोग को उसी तारीख को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वो लोग एक्सपेंस जो है वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं मनी को, वो लोग भले 7 तारीख को करे हो, लेकिन एक्रू कब हो गया था कंपनी के लिए, वो 30 या 31 तारीख को ही हो गया था। साथ ही साथ एज एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं इंटरेस्ट। सपोज कीजिए कि मैंने किसी को पैसे दिए हैं लोन पे, ठीक, 5% इंटरेस्ट पे। अब मुझे इंटरेस्ट देने का तारीख है 20 तारीख, ओके। बट वो बोला कि नहीं 20 तारीख को मैं नहीं दे पा रहा हूँ कुछ कारणवश। आप क्या करिए कि आप उस पर भी इंटरेस्ट लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा 25 तारीख को। तो मेरे बुक्स में वो इनकम का एंट्री कब होगा, मेरे बुक्स में वो एक्सपेंस का वो इंटरेस्ट का, इनकम का जो एंट्री होगा वो 20 तारीख को ही होगा। अब उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो जब वो पेमेंट करेगा तो उतना दिन का जो इंटरेस्ट होता है वो मैं कैलकुलेट करके अपना बुक्स में एंट्री उसका भी कर लूंगा, ओके। तो ये होता है मतलब एक्रूअल कॉन्सेप्ट का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं बोर्ड रब कर लेता हूं। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे,
आप लोग भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। अब आप पूछिएगा ये अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब जैसे मैं इसे एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सपोज करिए आपने एक मशीनरी खरीदा, ये हो गया मशीनरी। ओके, ये सपोज करिए ये है ए स्टेट, सपोज करिए अरुणाचल प्रदेश हुआ। अब मुझे ये बी स्टेट में लाना है, सपोज करिए ये बंगाल स्टेट हो गया। ओके, आई होप आप लोग को नजर आ रहा होगा। अब क्या होता है कि मैं अगर खरीद रहा हूं किसी वेंडर से, जरूरी नहीं कि वो वेंडर जो है वो डिलीवरी चार्ज नहीं ले, हो सकता है वो डिलीवरी चार्ज इंक्लूड करे, पहला चीज। दूसरा चीज, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, अब उसको एज इट इज लेके आना अरुणाचल प्रदेश से बंगाल तक वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या मुझे यहाँ डिसमेंटल, मतलब कि उसके अलग अलग पार्ट्स में उसे टूटा हुआ, सपोज करिए टूटा हुआ मुझे वो मशीनरी ट्रांसपोर्ट करना होगा अपने बंगाल हब पे, ठीक ना। तो अब वो आ जाएगा, तो उसको दोबारा से मुझे बनाने के लिए भी कुछ खर्चा देना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेटअप कॉस्ट या सेटिंग अप कॉस्ट। तो देखिए डिलीवरी चार्जेस लगा, असेंबल कॉस्ट भी इसे बोल सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने ये खरीदा है 10,000 रुपए में। ओके, अब मुझे डिलीवरी लगा 500 रुपया। अब मुझे असेंबल करने का बोल लीजिए या सेटअप करने का कॉस्ट लगा है 200 रुपया। तो ये जो मशीनरी मैंने खरीदा, ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, 10,000 या 10,000 प्लस 500 या 10,000 प्लस 500 प्लस 200 या 10,000 प्लस 200, किस अमाउंट पे। तो सही इसका आंसर है 10,000 प्लस 500 प्लस 200। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा मशीनरी यूज पे आने का फॉर्म में नहीं बनता, तब तक उस पे जो भी कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़े वो सारा कॉस्ट जुड़ जाता है वो मशीनरी का कॉस्ट पे, और उसी कॉस्ट पे हम लोग बुक करते हैं अपना जो भी खर्चा हुआ मशीनरी के ऊपर। अब आप लोग का मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज करिए ये जो है सेटअप हो गया, चलने लगा, अब क्या हुआ इसमें 5 महीना 6 महीना के बाद मोबिल, ठीक ना, मोबिल बोल लीजिए या आप केरोसिन ऑयल बोल लीजिए, उसका खर्चा आया 400 रुपया। तो अब ये अमाउंट जो है वो भी मेरा मशीनरी में ऐड हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो खर्चा होगा वो होगा रेवेन्यू नेचर का, वो होगा करंट नेचर का खर्चा, इसीलिए वो मेरे जो है मशीनरी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है जो कि रिकरिंग है, ये फिर मुझे 6 महीना साल भर बाद लगेगा, फिर मुझे 5 महीना 6 महीना बाद लगेगा, 400 रुपये करके लगती जाएगी, क्योंकि मशीनरी चलाना उसके लिए केरोसिन या उसके लिए आप समझ लीजिए ऑयल जो हो गया, पेट्रोल टाइप हो गया, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब जैसे 10,000 रुपया में इसमें कोई एक ऐसा पार्ट है जिसका कॉस्ट है 2,000 रुपया, उससे मुझे क्या हुआ, 4 साल बाद ये खराब हो गया, उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ा। तो अब रिप्लेस करने के लिए मुझे दोबारा लग रहा है सपोज करिए 2,200 रुपया। तो ये 2,000 पे 4 साल का जो डेप्रिसिएशन बना था, सपोज करिए 4 साल का डेप्रिसिएशन, अब 400 रुपया पकड़ लीजिए, 400 रुपया इससे माइनस होगा, बचेगा मेरा 1,600 रुपया। तो 10,000 का मशीन, 10,000 प्लस 500 प्लस 200 मतलब 10,700। तो 10,700 का मशीनरी में मेरा डिप्रिसिएशन जाएगा, इसमें भी 4 साल का, सपोज कर लिए 4 साल का डिप्रिसिएशन गया, ये आप ये पकड़ के चलिए 1,000 रुपये। तो 10,700 में माइनस होगा 1,000 रुपये, मेरा आएगा 9,700। अब 9,700 में मुझे और 1,600 रुपये माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो मेरा जा रहा है, तो मैं 1,600 रुपये माइनस करूंगा, मेरा आएगा 8,100 रुपये। अब 8,100 रुपये में
ये नया पार्ट मुझे 2200 रुपये में मिल रहा है, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ तो 2200 रुपये ऐड हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेट कॉस्ट बन जाएगा 10,300 रुपये। तो 4 साल बाद ये मशीनरी मुझे रिकॉर्ड करना होगा 10,300 में, दोबारा से इसे रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो उसका रिवैल्यूएशन का अलग एंट्री होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में बता रहा था, जो कि मोटा मोटी ये आपको एक आइडिया दे देगा कि हाँ अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। तो हाँ, हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट या आप इसे डुअल नेचर ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग अकाउंटिंग के भाषा में नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये डुअल एस्पेक्ट होता क्या है? तो सबसे पहले इसका वर्ड को पकड़िए, डुअल। डुअल मतलब हो गया दो, दो, टू, दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग में इसका क्या कंसेप्ट हुआ? अब देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस वर्ल्ड में होता है उसका जब हम अकाउंटिंग करें तो उसका अफेक्ट हमेशा दो जगह होता है। सपोज करिए इसे भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग। सपोज करिए मैं कर रहा हूं क्रेडिट सेल। आई सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ 50,000 ऑन क्रेडिट। अब मैंने 50,000 का जो सामान है वो राम को क्रेडिट सेल कर दिया, क्रेडिट सेल। तो अब क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा? सबसे पहला तो इसका अफेक्ट आएगा मेरा पीएनएल में। पीएनएल में क्या आएगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा सेल्स, कितना? 50,000 रुपये। ठीक। अब देखिए, मैंने किसी को उधारी पे सामान बेचा, अब मुझे उससे इन फ्यूचर पैसा आएगा। उससे पैसा आएगा तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक असेट हो गया, एक डेटर हो गया वो मेरे लिए। तो अब जैसे डेटर बढ़ा मेरे लिए तो उसका इफेक्ट कहाँ पे हम लोग लेते हैं? मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे मेरा जो डेटर है वो 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा। या सपोज करिए मेरा डेटर था जो जीरो था वो मेरा 50,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ? पीएनएल में हुआ 50,000 रुपये सेल्स में, बैलेंस शीट में हुआ 50,000 रुपये डेबिट डेटर में, असेट साइड में। ओके। वैसे ही आप बोल लीजिए कि मैंने क्रेडिट परचेस किया, तो परचेस का इफेक्ट कहाँ आएगा? परचेस का इफेक्ट पीएनएल में आएगा, डेबिट साइड में। और साथ ही साथ मैंने क्रेडिट परचेस किया मतलब मैंने क्रेडिटर अपना खड़ा कर लिया, क्रेडिटर आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ऐसे ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लीजिए, उसका दो जगह इफेक्ट होना ही होना है। तो इसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको ये एग्जाम्पल नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा टॉपिक पे बढ़ता हूँ, जो कि मैं बताता हूँ क्या होगा। मैं लिख देता हूँ। ओके। हाँ दोस्तों, तो अगला कंसेप्ट है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं लिखता हूं इसे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब क्या? चलिए इसे भी समझते हैं कि एग्जांपल से। अब सपोज करिए एक ट्रांजैक्शन है। ओके, ये भी एक तरह से मैं बताऊं तो डुअल एस्पेक्ट ही हो गया। मतलब कोई अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो दो जगह छेड़छाड़ करेगा।
अब सपोज करिए दो जगह छेड़छाड़ करने का मतलब, अब जैसे सपोज करिए मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूं कैश में, ओके, तो उसका दो जगह छेड़छाड़ कैसे हुआ? उसका दो जगह छेड़छाड़ असेट साइड में ही होगा। सबसे पहला मेरा स्टॉक कम जाएगा, दूसरा चीज मेरा जो कैश है वो बढ़ेगा, तीसरा चीज जो डिफरेंशियल अमाउंट है, सपोज करिए मैंने कुछ सामान खरीदा था 10,000 पे, उसे मैंने बेच दिया, कैश सेल्स कर दिया 12,000 रुपये पे, ओके, तो क्या होगा, गुड्स जो है मेरा मतलब स्टॉक जो है वो 10,000 रुपये चल जाएंगे, ओके, प्लस मेरा जो कैश है असेट साइड में वो 12,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ असेट साइड में? मेरा असेट साइड 2,000 रुपये बढ़ गया, ठीक। अब इसका ये इफेक्ट असेट साइड तो हो गया, बट अब मेरा 2,000 रुपये असेट साइड बढ़ा है, तो इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी साइड भी 2,000 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी ये जो कंसेप्ट है, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेट होगा, ओके। तो अब सपोज करिए मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट जो हुआ, वो प्रॉफिट बिजनेस में हुआ, वो क्या होता है प्रॉफिट? आप बिजनेस में बोलिएगा, कई लोग को ये मतलब क्या बोलूं, ये अजम्पशन होगा कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए एक असेट है, बट नहीं। बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली ओनर के पास जाएगा प्रॉफिट, बट वो बिजनेस में अभी तक एक्यूमुलेटेड है, ओनर अभी तक उसको लिया नहीं है, तो वो, या हम लोग कभी अपने प्रॉफिट बुक भी करते हैं, तो वो जो प्रॉफिट है वो जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होगा। तो उसमें क्या होगा, मेरा लायबिलिटी जो था सो था, मेरा कैपिटल का पार्ट बढ़ जाएगा, कैपिटल का पार्ट 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पीएनएल जो आता है वो मेरे कैपिटल के अंदर ही आता है वो। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 2,000 रुपये बढ़ा, यहाँ पे मेरा 2,000 रुपये बढ़ा, तो ये हो गया इक्वेट। तो आशा करता हूं आपको भी ये चीज का छोटा सा जो मैंने ये समरी बनाया है वो उससे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आया होगा। तो आप चाहें तो ये एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बढ़ूंगा आप नेक्स्ट टॉपिक पे, तो मैं बोर्ड रब कर लेता हूं, आप चाहे तो इसे पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा दिन का आखिरी टॉपिक रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है गोइंग कंसेप्ट, सॉरी गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया एक एग्जांपल में, कि जो बिजनेस है और जो ओनर है दो अलग अलग एंटिटी हैं। बिजनेस अलग, ओनर अलग। ओनर के रहने नहीं रहने से बिजनेस में अफेक्ट नहीं पड़ता है, बिजनेस वो रहेगा ही, बिजनेस जिंदा रहेगा, भले हाँ उसका जो फंक्शनिंग है उसमें अफेक्ट आ सकता है, उसका जो प्रॉफिट है उसमें अफेक्ट आ सकता है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसका शेयर प्राइस में अफेक्ट आ सकता है, बट बिजनेस कंटिन्यूअस पीरियड तक चलते रहेगा। कब? जब तक उस पर कोई दूसरा संकट ना आ जाए। दूसरा संकट क्या? कि उसका क्रेडिट है, उसका लोन बहुत ज्यादा आ जाए, वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो सब जो है वो दूसरा ही टॉपिक हो गया। वो हायर स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ाए जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्स में हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगे, आपके बीकॉम ऑनर्स एमकॉम ऑनर्स में आएंगे, तो उसकी बात नहीं करते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल, ओके। तो गोइंग कंसेप्ट, ये मेरा बिजनेस है, ये मैं हूं, ये मेरे दो बच्चे हो गए। अब सपोज करिए मैं 70 साल का हो गया हूं, मैंने अपने 70 साल तक बहुत मेहनत किया, बहुत पापड़ बेला ये बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने पे, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आराम लूं, संन्यास ले लूं मैं बिजनेस से, मैं चल जाऊं चार धाम का यात्रा करने। तो अब मैं चार धाम का यात्रा करने जा रहा हूं, तो इससे मेरा जो है बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
वो मेरे बच्चे टेक ओवर करके चला सकते हैं। मैं अपने आराम से अपने वाइफ के साथ घूम रहा हूँ, 4 धाम का यात्रा कर रहा हूँ। ओके, यहाँ मेरा बिजनेस जो है मेरे बच्चे टेक ओवर कर लिए, वो चला रहे हैं। अब क्या हुआ, मेरे नहीं रहने से ये बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, बिजनेस अभी तक जिंदा है, वो चलेगा ही। हाँ, अब कितना अच्छे से मेरे बच्चे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता। जो पापड़ बेल के, जो एक्सपीरियंस लेके मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है, वो आगे जाके उसी तरह चलेगा नहीं चलेगा, उतना ही प्रॉफिटेबल देगा नहीं देगा। हो सकता है ये लोग मेरे से और ज्यादा आगे बढ़ा दे बिजनेस को, हो सकता है ये डुबा दे, या हो सकता है कि जैसे चल रहा था वैसे चलाते रहे। लेकिन मेरा जो गोइंग कंसेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ पीरियड है वो अनसर्टेन है, वो इनडेफिनिट पीरियड तक जाएगा, उसे कोई भी नहीं बता सकता वो कितना जाएगा, अनटिल कोई अनसर्टेनिटी नहीं आता है। तो आशा करता हूं कि ये जो कुछ कंसेप्ट्स है छोटे छोटे, ये आपको समझ में आया होगा, इससे आपके एग्जाम में हेल्प होगा। ये CS, CMA और CA के प्रोफेशनल कोर्सेज जो अब एंट्रेंस में आ रहे हैं, उस लेवल पे भी ये कंसेप्ट काफ़ी आते हैं, अकाउंट्स में आते हैं जिनका थ्योरी लिखना पड़ता है। साथ ही साथ क्लास 11, क्लास 12 में बहुत काम आता है। ये सब जो है ये बेसिक है, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आपका जो एडवांस लेवल पे जाइएगा तब तक उसमें दिक्कत आते रहेगा। तो आप काइंडली मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ये मेरे रेगुलर वीडियोस का हेल्प उठा सके अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और ज़्यादा ठोस बनाने में। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।